आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक रियल एस्टेट एजेंट आपको कैसे सर्च करना है, एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है जो आपकी मेहनत की कमाई को, उस पैसे को जिसको हम एक एक रुपया करके जोड़ते हैं उसको ज़ाया ना करे, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी गलत जगह पर कहीं करवा दे तो उससे आपको जो मेंटल स्ट्रेस होता है, लोग इवन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, उस सूरत हाल से हमें दो चार ना होना पड़े। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर उस तरह से रियल एस्टेट के ऊपर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। इंडिविजुअल हमें मालूम है, हमने इनवाइट किया, आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा। पंजवानी साहब को, पंजवानी साहब काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी कराची में 2-3 लोग काम कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की इस पे काम करने की। बट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक डिग्री फॉर्म्स के अंदर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के प्रॉपर डिग्रीज हों रियल एस्टेट के ऊपर, जो दुनिया में होती हैं, बहुत सी रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करवाती हैं, वो अभी तक चूँकि नहीं आया। तो इस वजह से, और दूसरा जो रेरा का प्रोसेस है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने भी अभी तक कोई लाइसेंसिंग वगैरह ना वो उस अंदाज से फ़ाल कर सके हम उसको, ना अभी रियल एस्टेट एजेंट्स को हम प्रॉपर एक लाइसेंस फॉर्मेट में लेके आ सके। सो हमें वहाँ पर कुछ मसाइल का सामना अभी तक है, जिसका जो खमियाजा है वो पूरी आवाम भुगतती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट हम कैसे तलाश करें। पहले आपको ये समझना है कि रियल एस्टेट एजेंट्स क्या होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी टर्म्स हम सुनते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, को ब्रोकर्स भी हैं, फिर डीलर्स भी हैं। ये सब टर्म्स हम सुनते हैं डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह करता हूं कि इनमें क्या फ़र्क है और ये क्या होता है, ग्लोबल में क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान में आके देखते हैं कि हमारे यहाँ ये किस तरह से काम करते हैं। सो 4 टाइप्स हैं जो रियल एस्टेट एजेंट्स की हैं दुनिया के अंदर। वो क्या हैं? अच्छा, पहले तो जब रियल एस्टेट एजेंट का वर्ड हम यूज़ करें तो आप ये जहन में रखिएगा कि अगर आप दुबई में या यूके में, यूएस में, कनाडा में, कहीं पे भी है, जब आप एजेंट बनने जाते हो तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए आपको एक एजुकेशन भी लेनी पड़ती है, आप वहाँ पढ़ते भी हैं, जिसमें आप उस एरिया से वाकिफ़ होते हैं, आपको बेसिक इकनॉमिक्स, बेसिक फाइनेंस की चीज़ें आती हैं, आपको रियल एस्टेट के फार्मूलास पढ़ाए जाते हैं, आपको मॉर्गेज की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बैंक फाइनेंसिंग पूरी सिखाई जाती है, रिस्क कैलकुलेशन आपको सिखाई जाती है। ये सब चीज़ें जब हमें आ जाती हैं उसके बाद वो आपको लाइसेंस मिलता है। सो जो टाइप्स हैं एजेंट्स की, रियल एस्टेट एजेंट्स की, वो क्या हैं? रियल एस्टेट एजेंट्स की टाइप में पहली चीज़ है लिस्टिंग या सेलिंग एजेंट होता है। लिस्टिंग या सेलिंग एजेंट क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि बेसिकली ये सेलर को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास सेलर होता है, ये उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको ये लिस्टिंग पोर्टल पे डालेगा, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एडवर्टाइज़ करेगा, ओपन हाउसेस करवाएगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे पोटेंशियल जो बायर्स होंगे उनको सर्च करेगा, उनके विजिट्स करवाएगा, उनको कन्विंस करेगा। ये इसका मेन काम है। फिर डील निगोसिएशन, जब वो बायर जो है वो एग्री कर लेगा, या बायर का एजेंट जो दूसरी टाइप है इसकी, सेलर एजेंट के साथ एक बायर एजेंट भी होता है। सो ये जो एजेंट है जब वो किसी क्लाइंट को कन्विंस कर लेगा तो फिर उसके बाद ये पेपर वर्क कंप्लीट करवाएगा उसका तमाम। ये सब की सब चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर उसको सेलर को पूरा गाइड करे, और जो उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन है उस प्रॉपर्टी की, उस रियल एस्टेट की जो होनी चाहिए वैल्यू, वो एक्चुअली ये बताएगा। अब यहाँ तो ये होता है ना कि हम जो हमारे यहाँ पे एजेंट्स हैं वो उल्टा क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आपकी डिमांड क्या है, आपकी आस्किंग क्या है। तो एक्चुअली तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये क्या होनी चाहिए, और अपने क्लाइंट को जो आपके पास प्रॉपर्टी बेचने आया है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। सो ये एक है लिस्टिंग एजेंट, जिसको लिस्टिंग एजेंट या सेलिंग एजेंट कहा जाता है। दूसरा है जी बाइंग एजेंट या बायर्स का एजेंट। जो बाइंग एजेंट है ये भी जैसे नाम से हमें मालूम हो रहा है कि ये उन लोगों को असिस्ट करता है जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ये उनको तमाम कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, उनको इंफॉर्मेशन देगा प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसके साथ साथ ये उनका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेजमेंट होगी पोर्टफोलियो की, कि एक ही जगह पे या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी इन्वेस्टमेंट नहीं रखेगा, वो उसको डाइवर्सिफाई करेगा ताकि उसका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करे और उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, उस अंदाज से ये सब काम करेगा। फिर उसके साथ साथ ये सेलिंग एजेंट के जो लिस्टिंग्स होंगी उनको ये देखेगा, उसके लिए अच्छी डील्स निकालेगा अपने क्लाइंट के लिए। ये सब काम इसका है। फिर रिस्क असेसमेंट करना, अगर कोई जगह पे ये उसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है तो वहाँ पे जो हिडन रिस्क हो सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो उसको ऑब्वियसली क्लाइंट तो नहीं समझ सकता, वो तो इस फील्ड का आदमी नहीं है। तो ये जो बाइंग एजेंट होगा, जो आपके बिहाफ पे बाइंग करने जा रहा है, सेल्स एजेंट या रियल एस्टेट एजेंट, ये बेसिकली उन तमाम हिडन जो फैक्टर्स हो सकते हैं उसको स्टडी करेगा और अपने क्लाइंट को उसके बारे में आगाह करेगा ताकि वो एक अच्छी डील उसको करके दे उसके ऊपर।
अच्छा, फिर उसके बाद एक एक जो होता है वो ड्यूल एजेंट भी होता है। ये नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। जिस ड्यूल एजेंट का मतलब ये है कि वो बाइंग भी कर रहा है, वो सेलिंग भी कर रहा है, उसके पास दोनों चीज़ें चल रही हैं। वो उसके पास बायर्स भी हैं, उसके पास सेलर्स भी हैं, बस वो बैठा हुआ है, उसको दोनों एंड से क्लाइंट्स मिल रहे हैं। सो वो स्पेशलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ चल रही है। फिर चौथा होता है ट्रांजैक्शन एजेंट। ट्रांजैक्शन एजेंट जो है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व होता है, और इसका बेसिक काम ये होता है कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो एथिक्स हैं उस बिज़नेस के, और जो उस मुल्क के कवानीन हैं, जो वहाँ की एसोसिएशन के कवानीन हैं, जो बिज़नेस के कवानीन हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। ये मेक श्योर करता है कि बायर और सेलर एजेंट जो दोनों हैं, इनकी डील बिल्कुल सही हो रही हो, और ये एज अ न्यूट्रल बीच में रोल अदा करता है। तो ऑब्वियसली इसके साथ ज़्यादा कम लोगों की बनती है, और ये ड्यूल एजेंट होते हैं उनको ज़्यादा ये इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बायर और सेलर भी उसके पास होता है, तो ये डील इजीली हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। सो ये इसका मेन काम है ट्रांजैक्शनल एजेंट का। इसी तरह से जो ब्रोकर हैं, अच्छा, ब्रोकर जो बाहर ब्रोकर कहा जाता है वो एक्चुअली वो ब्रोकर है जिसके पास लाइसेंस है। ये सेल्स एजेंट से ऊपर का, रियल एस्टेट एजेंट से ऊपर का एक लेवल है ब्रोकर का। तो ब्रोकर जो है उसके पास लाइसेंस है कि वो ब्रोकरेज फर्म भी खोल सकता है, और अगर वो फर्म नहीं खोलता, फर्म खोलने में वो लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है। अगर वो फर्म नहीं खोलता तो वो एज ए एसोसिएट ब्रोकर काम कर सकता है। एसोसिएट ब्रोकर का मतलब ये है कि वो एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म के अंदर, एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म के अंदर, वो जहां मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, जहां मल्टीपल लोग वहां पे होते हैं, वहां पे वो उनके साथ एसोसिएट हो जाता है और वहां पे काम करता है। इस सिलसिले में उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती, वो कहीं एम्प्लॉय नहीं है, और वो आराम से वहां पे अपना एक अच्छा काम कर रहा है। उसको 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 एक टीम बनाने की, वो सब चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसी के साथ साथ मैनेजिंग ब्रोकर। अब जो मैनेजिंग ब्रोकर, ये दूसरी टाइप है ब्रोकरेज की। जो मैनेजिंग ब्रोकर है ये बेसिकली फिर मैनेजमेंट वाला रोल इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका काम ये है कि जो मुख्तलिफ एक रियल एस्टेट फर्म के अगर मुख्तलिफ ऑफिस हैं, लेट्स सपोज एक ऑफिस उसका DHA में है, एक ऑफिस बहरिया टाउन में है, एक ऑफिस नाजमाबाद में या गुलशन में किसी एरिया के अंदर है, तो वो उस ब्रांच को हेड कर रहा है, उस ब्रांच का मैनेज कर रहा है। इसके पास लाइसेंस मौजूद है ब्रोकरेज का, वो अपना काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। उसके पास मल्टीपल नीचे रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं और वो उनको चला रहा है। सो ये बेसिकली एक मैनेजिंग ब्रोकर का उसका मेन उसका रोल है कि वो जो सुपरवाइजरी रोल में वो ज़्यादा अपना काम करेगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर तो ये सब मिक्स किस्म की टर्म्स बन जाती हैं। हमें कोई डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते इन चीज़ों को कि ब्रोकर क्या है और एजेंट क्या है। हम को ब्रोकर भी कभी एक टर्म यहाँ पे होती है। को ब्रोकर का मतलब ये है, ये वही जिस हमने कहा एसोसिएट ब्रोकर जो दुनिया में होते हैं उसको हम यहाँ पे को ब्रोकर कहते हैं। को ब्रोकर बेसिकली वो है जिसका अपना ऑफिस नहीं है, वो किसी भी एक बड़ी फर्म के अंदर या किसी भी ऑफिस में, नॉर्मली DHA और बहरिया वगैरह के अंदर जितने भी काम चल रहा है रियल एस्टेट के अंदर, वो एज अ को ब्रोकर काम कर रहे हैं। जहाँ पे कोई पैकेज या सैलरी नहीं होती, हम वहाँ पे बैठते हैं और आप बैठ के खुद अपने क्लाइंट लेकर आएंगे, डील करेंगे, एंड देन आप उस फर्म को जहाँ आप बैठे हुए हैं उसके साथ अपना कमीशन शेयर करेंगे। नॉर्मली रियल एस्टेट में जितना भी सेल्स का काम होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, इस पूरे रीजन के अंदर, वहाँ पे कुछ सैलरीज या ये फिक्स पैकेजेस नहीं होते। वहाँ पे आपको कमीशन पे काम होता है, कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है और उसके बाद आप वहाँ बैठ के काम करते हैं, जो को ब्रोकर्स वहाँ पे होते हैं, और फिर वो उस कंपनी के साथ अपना कमीशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। नॉर्मली 50-50 की रेशो चलती है, बट वेरी करती है कहीं पर। अच्छा, हमारे यहाँ जो डीलर कहा जाता है, अब डीलर का जो वर्ड यहाँ पे हमारे यहाँ मशहूर है, वो डीलर हम नॉर्मली उसको समझते हैं, हमारी परसेप्शन ये होती है डीलर के नाम से कि डीलर एक ऐसा शख्स है जो कहीं ना कहीं ऑथराइज है, उसके पास कुछ डील्स हैं और उसने वो डील्स उठाई हुई हैं। यानी या तो वो इन्वेस्टर बन जाता है, या उसके इतने मसल्स हैं कि उसने एक बड़े डेवलपर के साथ या बिल्डर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करके किसी बिल्डिंग के उसने 2 फ्लोर ले लिए, उसने किसी प्रोजेक्ट का कोई ब्लॉक उठा लिया, उसने कोई 1000 फाइल उसने एक साथ ले ली। सो अब वो डीलर बन गया। अब वो ऑथराइज डीलर है, वो कंपनी उसको अपना एज अ स्टेक होल्डर उसे इन्वॉल्व कर लेती है, अपनी तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उसको शो करती है, कहती है कि जी मेरा ये ऑथराइज डीलर है, और वो डीलर फिर उसकी चीज़ को प्रेफरेंस देता है। उसका काम ये होता है कि मैं ये माल बेचूँ जल्दी। ये डीलरशिप हमें नज़र आती है मुख्तलिफ जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहरिया या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहाँ पे कुछ ऑथराइज डीलर्स होते हैं, वो फिर उस डेवलपर बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके नीचे फिर पूरी एक एफिलिएट्स की या ब्रोकर्स की एक अलग एक पूरी चेन होती है, जो उसका काम होता है कि इस एरिया के अंदर आप डीलर हो तो आपने ये पूरा एरिया जो है ये मैनेज करना है हमारे बिहाफ के ऊपर। सो ये पाकिस्तान का एक स्नैरियो है और रियल एस्टेट का एक स्नैरियो है। बट चूंकि लाइसेंस वाला पहली चीज़ ही बेसिक नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वहाँ से ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, रियल्टर का वर्ड भी यहाँ चलता है। तो रियल्टर बेसिकली बाहर ये समझा जाता है कि जो रियल एस्टेट एसोसिएशंस हैं, अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप रियल्टर कहलाते हैं अपने आप को, यानी आप रियल्टर्स एसोसिएशन
एसोसिएशन के मेंबर होना चाहिए आपके पास। सो ये एक चीज़ है। अब पाकिस्तान के अंदर जब आप जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बेचने के लिए, तो आपको एक अच्छा ब्रोकर या अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपको कैसे सर्च करना है। तो अभी तो हालात ये हैं कि आपको कुछ 2 रकात नफल पढ़ के निकलें, किसी अच्छे बाबे बुजुर्ग की दुआ होनी चाहिए आपके ऊपर, या आपके पास कोई ऐसा वो हो कि वो महबूब आपके कदमों में वाला सीन हो जाए, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। अदरवाइज़ तो आप रेफरल पे ज़्यादातर चल रहे होते हैं कि मेरे चिचा के दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई के जानने वाले हैं, मेरे मोहल्लेदार हैं। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए हम डील करते हैं, या हम देखते हैं कि वो हज़रत जो हैं वो उनकी दाढ़ी कैसी है, या उनका मेहराब है, या वो उनकी उम्र कैसी है, तो उसकी एज की बेसिस पे। तो वो फैक्टर्स मतलब हमने किसी तरह से प्रॉपर तरीके से हम उनको मैयर नहीं कर पाते कि हम किस बेसिस पे डिसीजन लें। ये अभी तक एक अनफॉर्चुनेटली चीज़ है। उसके पीछे रीज़न वही है कि रेफरल की चीज़ वहाँ कामयाब होती है कि जब आप डेटा को सही तरह से ले रहे हैं। आप एक छोटी सी 100 रुपये की डिश भी खाने जाते हैं, या आप एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, शर्ट भी खरीदने जाते हैं, तो आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। वो रिव्यूज़ ही तो रेफरल होते हैं। तो आपके वो जो रेफरल या रिव्यूज़ वहाँ पे जब आप तब देखेंगे जब आपका डेटा कहीं मैनेज हो रहा होगा। तो जब ब्रोकर के पास लाइसेंस ही नहीं है, बेसिक ही नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो बाकी आप सब देख रहे हैं वो एक्चुअली एक लबादा है। वो उसने कैमोफ्लॉज किया हुआ है अपने आप को, क्योंकि इस हुलिये को या इन चीज़ों को जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, हर दुकानदार, मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन आपको वही दिखाने की कोशिश करता है जो आप देखने की कोशिश करते हैं। सो आपको जिस अंदाज से बात सुननी पसंद है वो आपको वैसे ही बातें सुनाई जाएंगी। अगर आप कस्में खाने पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको कस्में खा खा के यकीन दिलाया जाएगा चीज़ों के ऊपर। सो आपको करना क्या है, तो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये चीज़ें याद रखिएगा जब भी आप, और मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। आपका इख्तलाफ हो सकता है मेरी बात से, लेकिन ठंडे दिल से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि देखें, जब भी आप अपना ब्रोकर कोई भी सर्च करने जाएं, किसी भी एरिया में, किसी भी अमाउंट की, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप किसी दूसरे की तरफ उंगली जब भी उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठ रही होंगी। सो आप क्या करते हैं? क्या आप ऐसे ही निकल गए बाहर, मैं जी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, दरवाज़ा खोला और मैं दाखिल हो गया, किसी भी शीशे के दरवाजे खोल के किसी भी ऑफिस में चला गया और मैं उनसे मशवरा करने बैठ गया? या मेरे पास क्या इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे मैं पहले खुद थोड़ी रिसर्च कर लूँ, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कहाँ करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। थोड़ा मैं पढ़ लूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, किसे कहा जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है। मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट भी लेके आऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए उसके ऊपर। ये सारे काम मैं करके अपनी ऑब्जेक्टिविटी में मैं क्लियरिटी ले आऊँ, मैं अपना होमवर्क कर लूँ, उसके बाद मैं बाहर निकलूँ लोगों को सर्च करने के लिए, ब्रोकर्स को या रियल एस्टेट एजेंट्स को सर्च करने के लिए। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मुझे ये देखना है, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं वो सर्च करूँगा आज के दौर में 2022 के आखिर में बैठ के 2023 शुरू होने वाला है, तो भाई मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या ये जो बिजनेसमैन है इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस मौजूद है। अब ये चीज़ बिल्कुल आपको बिल्कुल हटके लग रही है, बहुत अजीब लग रही है, लेकिन मैं आपको इसकी लॉजिक देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। देखें, आपको हम सबको पता है कि दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई है। बिल गेट्स ने जो किताब लिखी थी बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, उसमें उसने ये कहा था कि जी आज के दौर में, मतलब वो बुक उसने आज से 15 साल पहले लिखी, 15-16 साल पहले उसने ये कहा कि अगर अब कोई शख्स जो है वो अपना बिजनेस इंटरनेट पे नहीं करता तो मेरे ख्याल में तो वो बिजनेस ही नहीं करता। अब आप इतने कॉन्शियस हो गए हैं अपनी ऑनलाइन लाइफ को लेके, सोशल मीडिया पे कहीं भी आपके सामने 10 लोग बैठे हों, आप टांग पे टांग रख के बैठे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे और गप्पे मार रहे होंगे, जिस भी अंदाज में बैठे होंगे, बिल्कुल इनफॉर्मल वे के अंदर, कैजुअल वे में, लेकिन अगर कोई उसी वक्त मोबाइल निकाल ले, बोले कि जी 1 मिनट तस्वीर खींचनी है, सेल्फी लेनी है, तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, शर्ट सीधी कर लेते हैं और बिल्कुल अपने बाल बना के सीधे होकर कैमरे को देखते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप ऑफलाइन दुनिया से ज़्यादा जहाँ बैठे हुए हैं, आप एक्चुअली ऑनलाइन दुनिया के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो वो बिजनेसमैन जो एक बिजनेस करने बैठा है उसकी कहीं वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। वेबसाइट आपका पहला वर्चुअल ऑफिस है। तो आज के दौर के अंदर वो अपना वर्चुअल ऑफिस ही बनाने को तैयार नहीं है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी वेबसाइट क्या है, उसको अंदाज़ा ही नहीं है मैंने सोशल मीडिया कैसे अपना मैनेज करना है, फिर वो उसके बारे में इतना कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें बनाएंगे तो एक्चुअली आप पब्लिक को फेस करेंगे,
आपके और यहाँ से निकल के मुझे नाज़िमाबाद में, गुलशन में, डीएचए में किसी ऑफिस में जाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बेड पर लेटे लेटे अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए मुझे 2 मिनट के अंदर मैं पूरी रियल एस्टेट कराची की सर्च कर सकता हूँ। सो अगर आप वो बिजनेसमैन इतना सीरियस ही नहीं है अपने बिजनेस को लेके कि उसने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रेजेंस रखी हुई है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो पब्लिक को फेस नहीं कर रहा। ठीक है, कि जी अब वही दुकान पे कौन आएगा, मेरे ऑफिस में कौन आएगा, जो आएगा उसको देखा जाएगा। तो भाई आप सबसे पहले ऑनलाइन अपनी चीज़ लेकर आइए। मैं मेरी ज़ाती राय ये है, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि सीरियसनेस मैं ये देख चेक करूँगा उसकी आज इस दौर में बैठ के कि ये आदमी खुद कितना सीरियस है अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेके, और ये खुद कितनी मेहनत कर रहा है और ये फेस करने को कितना तैयार है सिचुएशन को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं प्रेफरेंस दूंगा उस ब्रोकर को जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील करता है। ठीक है, अब अगर तो आप एक ही प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं तो ये तो बहुत अजीब सी सूरत हाल है ना, कि अब मैं आपके पास, फिर तो आप मुझे वो एक ही फाइल पहनाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट मुझे पहनाएंगे निकाल के कि जी आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। तो आपको तो एक्चुअली जो ब्रोकर का असल काम है, जो रियल एस्टेट एजेंट का असल काम है, वो तो है कंसल्टेंट का काम, एडवाइज़र का काम। आपको तो बेसिकली क्लाइंट की नीड समझनी है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उससे बात करनी है, और फिर उसके मुताबिक उसको आपने दवाई सजेस्ट करनी है कि आपको ये वाली मेडिसिन चाहिए। आप तो बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे बन जाते हैं, बैग में दवाइयाँ रखी हुई और निकाल निकाल के बस ये मेडिसिन ले लें, ये ले लें, ये ले लें। आपका काम तो डॉक्टर वाला काम है ना, आपने तो उसकी बीमारी समझ के उसे प्रॉपर टेस्ट करवा के और देन हमने उसको सजेस्ट करना है कि जी आपको कौन सी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, हमें तो ये मालूम होना चाहिए उसकी एज क्या है क्लाइंट की, क्लाइंट रिटायर कब होने वाला है, उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो किस बैकग्राउंड से इंसान है, वो कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता, कहाँ की इन्वेस्टमेंट वो संभाल सकता है, कहाँ की नहीं संभाल सकता। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तभी पता चलेंगी जब हम ऐसे ब्रोकर से मिलेंगे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील करता हो। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये है कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करें। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जी लाइसेंस तो है नहीं, सो आप वो कोई ऐसे नंबर तो उससे मांग नहीं सकते कि जी आप बताइए कि आप ब्रोकर बनने का आपने लाइसेंस कहाँ से लिया हुआ, ये तो है नहीं ना। आप उससे बता सकते हैं कि जी IBA की, लम्स की या फास्ट की कोई डिग्री दिखा दीजिए मुझे जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है रियल एस्टेट के अंदर, वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास। हाँ, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको दिखा सकता है वहाँ पर, लेकिन मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ यहाँ भी उसकी सीरियसनेस चेक करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड, क्या वो FBR में रजिस्टर्ड है, क्या उसका NTN नंबर बना हुआ है। ये सबसे पहले आप देखिए, जब भी जाइए किसी भी एजेंट के पास ये चीज़ लाजमी देखिए कि जी FBR में है। जो DNFBP जो इसने FBR का आया था, जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के ऊपर जो चीज़ लेकर आए हैं प्रोफेशंस के ऊपर, क्या वो उसमें रजिस्टर्ड है, उसके बाद सर्टिफिकेट मौजूद है, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी है। और तीसरी चीज़ ये कि वो किसी भी एसोसिएशन का नुमाइंदा है। अगर वो DHA में काम कर रहे हैं तो क्या वो जो वहाँ की एसोसिएशंस हैं, डिफ्लेरिया या दूसरी वहाँ का मेंबर है, बहरिया में, नाज़िमाबाद में, गुलशन मेमार में, तो जिस जगह पे वो काम कर रहा है क्या वो उस एसोसिएशन, किसी एसोसिएशन का भी हिस्सा है। कल को हम कहीं उसे बैठा भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि वो कितना सीरियस है। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस की सीरियसनेस को शो करती हैं, आपके प्रोफेशन की सीरियसनेस, यहाँ पे करियर को शो करती हैं कि आप उसको लेके कितना सीरियस हैं, वो ब्रोकर खुद जो ये काम करने बैठा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में उसकी एक्सपर्टीज़ मैंने आपको बता दिया ये होनी चाहिए। उसका मैं ऑफिस अगर मैं देखूं तो मुझे क्लटर फ्री लगना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए देखना चाहता हूं, ना कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मट्टी भरी हुई है, डस्ट पड़ी हुई है और वो साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे और मैं उनसे डील करने के लिए बैठा हुआ हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने और ये बात शुरू हुई थी आपके इंटरव्यू से, अपने आपके होमवर्क से जो आपने कर लिया था, अब आप बैठ के उसका इंटरव्यू कीजिए। अब आप उससे बैठ के बात करें, उसको जाते ही ना बोलें कि जी मुझे यहाँ पे प्लॉट चाहिए, मुझे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको उस बंदे का, जिस ब्रोकर को आप मिलने जा रहे हैं, सेल्स एजेंट के साथ बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट एजेंट के साथ, आप प्लीज़ उससे बात करें, कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेट करें, उसको बताइए, उसकी बात सुनिए, चंद कहानियाँ सुनिए बैठ के, उनसे ये सब चीज़ें शेयर करें। वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, वो आपको कुछ एरिया के बारे में चीज़ें बताएगा। ये सब चीज़ें आप उसे सुनें, उसका इंटरव्यू करें, आप ये महसूस करें कि जनरल टॉक करें उससे, इंडस्ट्री नॉलेज चेक करें, आप उसकी जो है वो उसके थॉट्स में क्लैरिटी चेक करें कि ये कितना क्लियर सोचता है। क्योंकि आप किसी बंदे को आज के दौर के अंदर एक छोटी फाइल भी आप लेने जाएंगे तो 2 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए एक मतलब एक रकम है आज इस दौर में बैठ के भी। और अगर आप प्रॉपर प्लॉट लेने के लिए कहीं पे जाएंगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल किसी भी अच्छी जगह के ऊपर आपको 40-50 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्लॉट मिलता है। इस वक्त कराची की बात मैं कर रहा हूँ। सो इतनी बड़ी अमाउंट का जब मैं किसी पर ट्रस्ट करूंगा तो मैं एटलीस्ट उसके साथ 2-4 घंटे तो गुजारने को तैयार हूँ। मैं उसको समझूं तो सही उस बंदे को पहले,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिर में कुछ रेड फ्लैग्स, वो रेड फ्लैग्स जो मैं आपको अगेन टिप्स दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जी आप इस मेरी ज़ात में, ये मेरी ज़ाती चीज़ें हैं जो मेरी अपनी रिसर्च है या मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों को समझते हुए, पब्लिक डीलिंग को समझते हुए कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सो पहला रेड फ्लैग जो मैं समझता हूँ ब्रोकर और इसके अलावा भी जिस पे से भी हम डील करते हैं वो कोई भी इंसान हो सकता है, फर्स्ट रेड फ्लैग रेज होता है जब कोई शख्स आपकी कॉल अटेंड नहीं करता। सो आपने प्लीज़ ये चीज़ नोट रखनी है अपने पास कि वो आपकी कॉल अटेंड ना करे और फिर एक सर्टेन टाइम तक आपको कॉल बैक भी ना आए, क्योंकि आजकल जो है वो रिसर्च के मुताबिक आप तकरीबन 20 मिनट एवरेज टाइम है अपने मोबाइल फ़ोन को टच करने का। एवरी 20 मिनट्स पे हर बंदा अपने फ़ोन को चेक करता है जागती आंखों के साथ। सो 1 घंटे में कॉल आ जाएगी, नमाज पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, खाना खा रहा होगा इंसान, 2 घंटे में आ जाएगी, 4 घंटे में आ जाएगी। बट जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं 10 to 10 समझ लीजिए आप, इन वर्किंग आवर्स के अंदर अगर आपको कॉल बैक नहीं कोई शख्स करता तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ ये कि जो उस एरिया, जब आप उससे बात कर रहे हैं और आपको ये महसूस हो कि ये तो इस एरिया से अवेयर नहीं है, ये तो यहाँ फ्यूचर प्लानिंग से वाकिफ़ नहीं है कि यहाँ अगले 4 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप किस शख्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट का जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स हैं, इनको याद रखिएगा जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करने जाएँ किसी भी एरिया में, किसी भी शख्स के साथ। कुछ चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, अपना होमवर्क करके जाएं और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको देखिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।